साथियों, आपका स्वागत है एग्रीवेटिक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैंने हमारा मंजारा आज आपके साथ सेकेंड ईयर का पेपर है सर्जरी का, वो सोल्यूशन लेके आए हैं। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर पेपर सोल्यूशन कराइए, तो पेपर सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। रेगुलर आपको पेपर सोल्यूशन मिल रहे हैं। पहले हमने निकोलॉजी का पेपर सोल्यूशन करवाया था, फिर हमने फर्स्ट ईयर का पेपर है फिजियोलॉजी का, उसका सोल्यूशन करवाया था। आज हम सेकेंड ईयर का सर्जरी का पेपर है 2022 का, वो पेपर सोल्यूशन लेके आए हैं। और आपके जो ओल्ड पेपर हैं वो नोट्स हैं तो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्रीवेट क्लासेज उस पर ऐड हो जाइए, मैं वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सारे ओल्ड पेपर हैं वो भी, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम शुरू करते, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करेंगे आपका। तो ये 2022 के पेपर हैं, तो आप अच्छे से देख लें। अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया होगा, अच्छे से क्लासें ली होगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैं अभी आपको सीधा शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन तो नहीं, पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि प्लास्टिक और रबर के उपकरणों का निष्क्रमण खाली जगह विधि द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लास्टिक और रबर के उपकरणों का निष्क्रमण है या तो रासायनिक विधि के द्वारा कह सकते हैं हम। किसके द्वारा? रासायनिक की विधि के द्वारा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा। किसके द्वारा? एथिलीन ऑक्साइड के द्वारा जो प्लास्टिक और रबर के उपकरणों का निष्क्रमण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है कि त्वचा पर सती अथवा खरोंच आने से होने वाले खालजगे घाव को क्या कहते हैं? तो हमारे त्वचा पर खरोंच आती है तो उस घाव को क्या कहते हैं? तो उस घाव को क्या कहते हैं? उस घाव को अपघर्षण, हिंदी में अपघर्षण कह सकते हैं। क्या कहते हैं? जी एक मिनट। हिंदी में तो अपघर्षण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्रेशन। तो मैं लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप देख लेना। घर्षण है ना, या फिर इंग्लिश में एब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ABRASAION, एब्रेशन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। जो हमारी ये खाली जगह वाले 10 क्वेश्चन है वो हम सोल्यूशन करा रहे हैं अभी, फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सोल्यूशन कराएंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बछड़ों में सींग रोपण की आदर्श आयु खाली जगह सप्ताह में होती है। तो बछड़ों में सींग रोधन की आयु है वो क्या होती है? तो बछड़ों में सींग रोधन की आयु की बात करें हम तो 1 से 2 सप्ताह। कितनी? 1 से 2 सप्ताह होती है। तो दिनों में बात करें तो 14 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। 14 दिन से अधिक उम्र का बछड़ा होता है तो उसका सींग रोधन थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके रेडी हॉर्नर मशीन के द्वारा किया जाता है। फिर अभी तो हम इसके रासायनिक विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं डी हॉर्निंग। ठीक है, ये अच्छे से क्लासें हैं जो आप क्लास स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली आपके लिए। तो उस पर बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी और के साथ आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप क्लासें ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। और अभी आपने क्लासें कॉलेज में ली होगी तो अभी आपको समझ में आ रही होगा। आप रिवीजन करवा रहे हैं पेपर, अभी तो आपको पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं तो आपको बेहतर ये लगभग यही होता है कि ओल्ड क्वेश्चन है वो भी वापस रिपीट होते हैं तो आपके एग्जाम में, तो इसके लिए। चौथा है अगला क्वेश्चन कि गाय में पूंछ विच्छेदन के लिए खाली जगह तंत्रिका निश्चितन यानी नस ब्लॉक किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो नस ब्लॉक किसकी की जाती है? तो कोक्जियल, ये आपकी जो पूंछ होती है कोक्जियल, उसको नस ब्लॉक किया जाता है। तंत्रिका नस होती है ना जिसके द्वारा, किसके द्वारा? कोक्जियल। पूंछ में होती है, पूंछ को कोक्जियल कहते हैं। तो कोक्जियल में जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, जिसके पूंछ विच्छेदन यानी टेल इम्पुटेशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चोट के कारण रक्त वाहिनियों की क्षति होने से रक्त का शरीर में एक असामान्य गुहा में इकट्ठा होना खाली जगह कहलाता है। जो चोट लगती है आपकी तो उसका ब्लड है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसे इकट्ठे जो रक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? तो उसे हीमेटोमा कहते हैं। क्या कहते हैं?
हीमेटोमा, ठीक है ना, हीमेटोमा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपके सामने, सूचरिंग करने के लिए खाली जगह सप्ताह के अंदर सूचरिंग हटा लेनी चाहिए। तो सूचरिंग करते हैं हम, तो सूचरिंग कितने दिनों के बाद हटा लेनी चाहिए? तो कितने दिनों के बाद या सप्ताहों के बाद हटा लेनी चाहिए? तो बात करें इसकी तो आपके 1 से 2 हफ्ते में वो हटा लेनी चाहिए, ठीक है ना। 1 से 2 सप्ताह, ये कह सकते हैं अधिकतम 15 दिन के अंदर सूचरिंग है वो हटा लेनी चाहिए। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि ग्रीन स्टिक अस्थिभंग खाली जगह अस्थिभंग का उदाहरण है। जो आपके ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है तो किसका फ्रैक्चर का उदाहरण है? तो किसका है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, तो इसका बात करें तो 7 नंबर के आंसर की क्या है? तो अपूर्ण, इनकम्प्लीट है वो अस्थिभंग है। क्या है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है ना, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर की पॉलीगैलेटिन 910 एक अब्जॉर्बर अब्सॉर्प्शन होने वाला किस प्रकार का सूचर है? तो इसमें अब्सॉर्प्शन होने का वो लिखा नहीं हमने, तो जिसकी वजह से जो इंग्लिश क्वेश्चन होते हैं इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा ये मिस्टेक हो जाता है। पॉलीगैलेटिन 910 एक अवशोषित होने वाला किस प्रकार का सूचरिंग है? तो किस प्रकार का सूचरिंग है? तो एब्जॉर्बर, कौन सा है? एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर, ठीक है ना, अवशोषित होने वाला एक सूचरिंग है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, खाली जगह का उपयोग शल्य क्रिया के दौरान ड्रेप्स को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। तो खाली जगह का मतलब शल्य क्रिया के दौरान ड्रेप्स यानी कपड़े को एक जगह स्थिर रखने के लिए जो सर्जरी करते हैं तो उस पर ग्रीन कपड़ा यूज लेते हैं हम, तो उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए किस प्रकार का उपकरण है वो यूज लेते हैं हम? तो कौन सा लेते हैं? टॉवल क्लिप, टॉवल क्लिप, ठीक है ना। तो टॉवल क्लिप का उपयोग शल्य क्रिया के दौरान ड्रेप्स यानी जो कपड़ा होता है कपड़े को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि चोट लगने के कारण खाली जगह घंटे के दौरान खुले घाव को अच्छा प्रबंधित या उपचारित किया जाता है। तो कितने घंटों में उपचारित किया या प्रबंधित किया जाता है? तो कितने घंटों में? 6 से 8 घंटे में, ठीक है ना। तो चोट लगती है, हमारे फ्रैक्चर होता है जो भी होता है, तो उसको 6 से 8 घंटे में या तो पट्टी कर लो उस पर या प्लास्टर करवा दो जो फ्रैक्चर हुआ हो तो उसके दौरान उससे पहले करवा लें, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। ये क्लासें लेते हैं आप तो उसमें अच्छे से प्रॉपर आपको समझाया जाता है कि किस प्रकार के आपसे प्राथमिक उपचार किया जाता है और किस प्रकार से फ्रैक्चर को सीधा वो R4 सिद्धांत होता है, वो अलग अलग सिद्धांत होते हैं उसमें, वो अच्छे से समझाया होगा आपने क्लास से ली होती, या फिर हम क्लास से स्टार्ट करेंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझा लेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। इंफॉर्मेशन आपको क्लासें कैसी लगती हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा जिस पे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी पेपर और नोट्स है वो उपलब्ध हो जाएंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले ये नोट्स और पेपर, तो आप ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ये तो आपके 10 क्वेश्चन खाली जगह वाले हो गए हैं। अब ये 10 क्वेश्चन है वो जो 2-2 नंबर वाले रहते हैं आपके, जिसमें से 10 में से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, वो हम सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि लघु शल्य क्रिया यानी माइनर सर्जरी किसे कहते हैं? 2 प्रकार की सर्जरी होती है, एक तो माइनर एक बड़ी, है ना।
तो उसमें लघु जो एलएससी का काम होता है वो माइनर सर्जरी का रहता है, वीओ का है वो बड़ी सर्जरी का रहता है। तो उसके परिभाषा हमें बतानी है। तो परिभाषाओं की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऐसी साधारण शल्य क्रिया यानी सर्जरी जिसमें कम जोखिम रहता है, शरीर के किसी गहरे अंग को नहीं खोला जाता है, और ये आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया देकर बिना कि बेहोश किए कम समय के लिए किया जा सकता है। जैसे छोटे घाव वाउंड होते हैं, मवाद को निकालना, उसके लिए ये किया जाता है। छोटे जो को सर्जरी होती हैं, जैसे घाव हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उनको साफ करना, ऐसे उसे माइनर सर्जरी के अंदर आते हैं, उससे आप माइनर सर्जरी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है हमारे सामने कि लोकल एनेस्थीसिया का क्या उपयोग है या किसे कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बताना है। तो वे दवा या तकनीक जिसके द्वारा शरीर को किसी एक निश्चित यानी सीमित हिस्से की तंत्रिका नर्व्स को कुछ समय के लिए सुन्न किया जा सकता है ताकि बिना दर्द के उपचार यानी सर्जरी की जा सकती। जैसे माइनर सर्जरी में हल्का फुल्का दर्द होता है तो उसके लिए एनेस्थीसिया दे देते हैं, तो उसके लिए ठीक है ना, सर्जरी की जा सके जब पशु पूरी तरह बेहोश होता है। उसमें माइनर सर्जरी में पशु पूरी तरह बेहोश नहीं होता है, लेकिन इसमें पूरी तरह बेहोश हो जाता है बड़ी सर्जरी के लिए। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, आपके ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप देखते रहना, या मुझे आप और जहाँ पेपर हो तो इसके बाद में आपका जो भी यूजफुल पेपर रहता है या कैसा रहता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे रखा हूँ, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना, और अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगला पेपर किसका सोल्यूशन कराना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप। चलिए हम शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लेजर्टेंट वाउंड किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, ऐसा घाव जिसमें त्वचा और उसके नीचे उत्तक यानी टिश्यू किसी नुकीली या खुरदरी या कुंड यानी ब्लंट वस्तु के बल के कारण अनियमित या फट हुए रूप में कट जाते हैं, फटे हुए रूप में कट जाते हैं। तो इसके किनारे सीधे साफ नहीं होते हैं, है ना, किनारे सीधे या साफ नहीं होते हैं। जैसे चोट लगती है किसी नुकीले की औजार की, या फिर आप ब्लंट यानी जो पुलिस वाले डंडे रखते हैं उसकी जैसे कोई हथियार होते हैं, तो उसकी चोट लगती है तो उससे सीधा घाव नहीं होता है, तो तिरछा या फिर कटा फटा रहता है, तो उसकी वजह से, है ना, नुकीली या कांटेदार जैसे कंटीले तार लगाते हैं, उनके कंटीले तारों से कट लगता है, तो उसकी वजह से उसे लेजेंडर वाउंड कहते हैं, जो सीधे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली क्लास किसके लिए पेपर सोल्यूशन करना है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने अति सत्य घाव यानी कॉन्स्टिटेंशन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं कॉन्स्टिटेंशन, तो इसे सामान्य भाषा में गुम चोट या नील पड़ना भी कहते हैं। इसमें बाहरी त्वचा या चमड़ी को नहीं कटती हैं, लेकिन अंदरूनी रक्त वाहिनियां ब्लड वेसल फटने से त्वचा के नीचे ब्लड जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है। आप देखते होंगे कि आपके पैर पर कभी पत्थर गिरा होगा या किसी चीज़ की चोट लगती है हमारे, तो ब्लड तो नहीं निकलता है, लेकिन ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे ही आप अतिसार या कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। क्या तो जैसे चमड़ी तो उसमें फटती नहीं है, चोट नहीं है, चोट अंदर की ओर लगती है, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो ब्लड नीला हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लड नील, तो वो जो घाव लगता है वहाँ पे नीले निशान पड़ जाते हैं, तो उसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है आपके सामने कि स्टेलाइजेशन या निसंक्रमण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु, उपकरण या किसी माध्यम की सतह से सभी प्रकार के जीवित सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और स्पोर्स को पूरी तरह नष्ट करना या समाप्त करना। जैसे हमारे पास उपकरण है, नीडल है,
सर्जरी के औजार है उनको अच्छे से साफ करके बाद में हमें यूज लेना चाहिए। तो उनको अच्छे से साफ करके बाद में यूज लेना चाहिए। तो उसे स्टरलाइजेशन, साफ करने की प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पॉट, किसी भी प्रकार के जीवाणु नहीं रहते उस पर, पूरी 100% स्टरलाइजेशन होते हैं उसमें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रैक्चर किसे कहते हैं। तो फ्रैक्चर किसे कहते हैं? फ्रैक्चर को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह यूज लिया जाता है, ठीक है ना। तो किसी बाहरी झटके या चोट या अत्यधिक दबाव के कारण शरीर की किसी हड्डी का टूट जाना या उसमें दरार या क्रैक आ जाना हड्डी विभंग या फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें 11 प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, वो आपको क्लास से लेंगे तो उसमें अच्छे से समझाएंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसमें जैसे किसी भी प्रकार के, जैसे एक तो ये आप यहाँ देखते हैं कि ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी हो गई, यहाँ से क्रैक आ गए या फिर ऐसे क्रैक आ गया, ये जो किसी भी प्रकार से चोट लग गई तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सिस्ट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सिस्ट? तो सिस्ट की बात करें, शरीर के किसी ऊतक या अंग में बनने वाली एक थैलीनुमा यानी स्केल संरचना, स्केल लाइक संरचना होती है, जिसके अंदर तरल, अर्ध तरल, ठोस यानी अर्ध ठोस या गैसीय पदार्थ भरे होते हैं। इससे की अपनी एक अलग बाहरी झिल्ली होती है। तो आपके जो बाल या बाल टूटते हैं तो उसकी जगह थोड़ी पस हो जाती है, उसे सिस्ट कहते हैं। शरीर के किसी ऊतक या अंग में बनने वाली थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर तरल पदार्थ कह सकते हैं, अर्ध ठोस कह सकते हैं, या गैसीय पदार्थ का भराव हो जाता है। उसकी एक अलग झिल्ली होती है ना, काम पे भी हो सकती है ये, तो उसे सिस्ट कहते हैं। पस का होना, शरीर के किसी भी बाहरी सतह पर पस का होना उसे ही सिस्ट कहते हैं, सीधी शॉर्ट बात कहें तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि टैगिंग किसे कहते हैं? टैगिंग क्या होती है? तो टैगिंग क्या होती है? पशुओं में पहचान का यह तरीका होता है। ये पशुओं में पहचान के आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके कान या किसी अन्य हिस्से पर प्लास्टिक धातु का टैग या माइक्रोचिप लगाते हैं। यह पशु प्रबंधन या टीकाकरण या रिकॉर्ड रखने के लिए आवश्यक होता है। यह भी जो पशु मंगलम बीमा योजना चल रही है उसमें टैगिंग लगाना जरूरी है, जिसमें पशु का बीमा होता है। पशु के बीमे के लिए ये इस पे टैग लगा रहता है, जिसमें नंबर रहते हैं। वो नंबरों से पशु की पहचान हो जाती है कि ये पशु यही है जिसकी डेथ हुई हो, या जो भी मंगलम बीमा योजना में 40,000 का अनुदान दिया जाता है, शायद तक, हाँ शायद क्या वो दिया जाता है गाय के लिए, ठीक है ना। ये आप देख लेना टैगिंग किसे कहते हैं। तो पशुओं के पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लास्टिक धातु का टैग लगाना या माइक्रोचिप, अभी बड़े डेयरी फार्म है उसमें माइक्रोचिप लगा दी जाती है, जिसमें पशु कहाँ गया उसकी लोकेशन जीपीएस के साथ आती है, और उसमें पता रहता है कि पशु को अभी मिल्किंग प्रक्रिया हो गई या नहीं हुआ, बछड़ा को दूध पिला दिया नहीं, उसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है कंप्यूटर पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डीहॉर्निंग या सींग विच्छेदन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वयस्क पशुओं में विकसित हो चुके सींगों को या उसके आधार को शल्यक्रिया, सर्जरी या आरी द्वारा काटकर पूरी तरह हटाना, ताकि पशु आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचे और पशुपालक है वो घायल नहीं हो। तो जिसके डीहॉर्निंग कहते हैं, सींगों को हटाना ही डीहॉर्निंग होता है। वो छोटे बछड़ों में डिबिंग ना होती है, वो जो हमने पहले डिस्कशन किया था। ये सींग विच्छेदन है, वो डीहॉर्निंग अलग अलग है ना। ये बछड़ों में होता है सींग विच्छेदन, डीहॉर्निंग। एक मिनट, डिसबर्डिंग तो है वो बछड़ों में की जाती है, डीहॉर्निंग है वो बड़े पशुओं में की जाती है, जिसमें डिसबर्डिंग नहीं की जाती, उसमें डीहॉर्निंग की जाती है, ठीक है ना।
वयस्क पशुओं में विकसित हो चुके सींगों या उसके आधार को शल्य क्रिया के द्वारा या आरी के द्वारा काट कर पूरी तरह अलग हटाना, ताकि पशु आपस में लड़े नहीं, एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाए, पशुपालक घायल नहीं हो, ठीक है ना, उसे डीहोर्निंग कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एब्जॉर्बर सूचर किसे कहते हैं। अवशोषित सूचर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ऐसी सर्जिकल धागे जिसका उपयोग आंतरिक घावों या ऊतकों को सीलने के लिए किया जाता है, जो समय के साथ शरीर में के एंजाइमों द्वारा स्वतः ही घुलकर अवशोषित हो जाते हैं। इन्हें बाद में बाहर से टाँके या निकालने की आवश्यकता नहीं होती। जो आंतरिक परत होती है हमारी शरीर की, जैसे वापस सर्जरी के बाद वापस नहीं खोला जाता है, वहाँ पे अवशोषित धागे हैं, वो यूज किए जाते हैं, जो अंदर ही कुछ समय के बाद अवशोषित हो जाते हैं। जैसे भेड़ की आंत के ये धागे होते हैं वो, और तो केटल के ये होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो अवशोषित धागे होते हैं, और नॉन अब्जॉर्बर सूचर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो अब्जॉर्बर सूचर होते हैं वो आंतरिक परत में यूज लिए जाते हैं, जो कुछ समय के बाद घुल जाते हैं शरीर के साथ, ठीक है ना। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, और 10 पे हमने खाली जगह की यू पढ़ लिए, तो हम ये 20 क्वेश्चन हो गए 20 नंबर का। और अगले जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा देंगे, जिससे वीडियो लंबा नहीं हो, आपको अच्छे से समझ में क्लास से आ जाए। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ओल्ड पेपर है सारे और नोट्स हैं वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा देंगे, तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और हमारी यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट क्लासेज आपके किसी में डाउट क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका आंसर हम उपलब्ध करा देंगे आप। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।